आइए, करंट में आज हम छोटी छोटी खबरों को लेकर चलेंगे। छोटी छोटी खबरों को लेकर चलेंगे, फैक्ट के तौर पर है, डिटेल इनकी बाद में करेंगे। जैसे अभी हमारे सामने जो सबसे महत्वपूर्ण खबर आई है वो ये है ओलंपिक खेल की। हालांकि पूरी डिटेल करनी पड़ेगी आपको। ओलंपिक गेम्स 2024 पूरी डिटेल करनी पड़ेगी। इसके लिए अलग से मैं एक सीरीज तैयार करूंगा, क्योंकि जैसे जैसे चलती जाएगी उसमें डेली अपने बात करते जाएंगे। किसने गोल्ड जीता, कौन सा खिलाड़ी चर्चा में रहा, ये साथ साथ हम बातें करते रहेंगे। अभी फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इनका जो आयोजन हो रहा है ये पेरिस के अंदर हो रहा है। कम से कम ये बात आपको पता होनी चाहिए, पेरिस में हो रहा है। क्लियर? और एक आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 2034 के अंदर भारत ने ये कहा है कि 2034 में ओलंपिक खेलों का आयोजन हम करेंगे। ये अपनी इच्छा जाहिर की है, मिला नहीं है। ध्यान रखना, मिला नहीं है, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एक लाइन लिख दीजिए, 2034 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी, 2034 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी भारत कर सकता है। ध्यान रखें, हमने ये कहा है। चले आइए नेक्स्ट लिखिए, झारखंड के नए मुख्यमंत्री। ये है ना बेटा, ये वो क्वेश्चन है, हो सकता है आपको आता हो, अच्छी बात है, वो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आता हो तो इसको पढ़ लेना। मुख्यमंत्रियों के नाम वगैरह एसएससी जैसे एग्जाम में, रेलवे जैसे एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि हम 28 राज्यों के मुख्यमंत्री याद करते फिरें, और कर भी नहीं सकते। जो मुख्यमंत्री चर्चा में रहे वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हेमंत सोरेन, आप जानते हो इन्हें गिरफ्तार किया गया जमीन घोटाले में ईडी के द्वारा, ठीक है, और फिर इन्हें जेल हुई, और जेल होने के बाद इनका केस चलता गया। अपराधी घोषित नहीं हुए, ध्यान रखना। अपराधी घोषित होते तो ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। अभी उन पर केस चल रहा है। जैसे अरविंद केजरीवाल अपराधी नहीं है, अभी केस चल रहा है, इसी कारण से दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो। जिस दिन कोर्ट उन्हें अपराधी घोषित कर देगी उस दिन वो पद छूट जाएगा उनसे। लेकिन इनको जब गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया। समझे ना बात को? ये कथन सत्य असत्य वाली बातें होती है। इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपके दिमाग में आ जाए कि यदि किसी कोई व्यक्ति, कोई मुख्यमंत्री जेल में होता है तो वह मुख्यमंत्री पद उसका रिक्त हो जाता है। ऐसा नहीं होता। जब तक उसे अपराधी घोषित ना किया जाए, जब तक उसे अपराधी घोषित ना किया जाए, तब तक वो मुख्यमंत्री या मंत्री पद पर रह सकता है। केस चल रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आप लिख दीजिए, इन्होंने चंपई सोरेन का स्थान लिया है। चंपई सोरेन का स्थान लिया है। लिख दीजिए, इन्हें जमीन घोटाले में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
इन्हें जमीन घोटाले में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। चले आइए नेक्स्ट लिखिए, विश्व जनसंख्या दिवस। अब इसको जनरल जीके में भी आपको करवाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस याद कीजिए, आपको ये बताया जाता है कि ये 11 जुलाई को मनाया जाता है और सबसे पहले जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी ये 11 जुलाई 1989 को हुई थी। आपको ये बताया जाता है कि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। इस कारण से ये दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये 2 साल बाद हम इसको मनाने लगे थे। तो ये आपको कुछ चीज़ें बताई, बस आप थोड़ा सा यदि ध्यान रखना चाहो, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया गया था, वेटलैंड डे था मेरे हिसाब से, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, उसकी थीम पूछ ली थी, ठीक है। तो 11 जुलाई 2024 की थीम ये अपने नोट्स में भी ऐड कर लेना, लिख दीजिए, एक सतत भविष्य के लिए युवाओं को सशक्त बनाना। युवाओं को सशक्त बनाना, एक सतत भविष्य के लिए, सशक्त भविष्य के लिए। सशक्त का मतलब होता है एम्पावर, एम्पावर भविष्य के लिए युवाओं को सशक्त बनाना। नोट्स में भी डाल देना ये। हालांकि इतनी लंबी चौड़ी थीम जो होती है थोड़ी कम ही पूछी जाती है, लेकिन जनसंख्या दिवस बहुत बार पूछा जाता है। हो सकता है इस बार जो प्रहार हो वो थीम पे हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है ये। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। चलें आइए, अब देखिए एक व्यक्ति है, उनका नाम मैं आपको बता रहा हूं, वो काफी चर्चा में रहे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने उनके बारे में। लिख दीजिए अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह, देखो अमृतपाल सिंह, कितने बच्चे इसके बारे में जानते हैं? क्या है ये? है एमपी है, ठीक है ना। देखिए ये मैंने क्यों बता रहा हूं आपको, ये इसलिए बता रहा हूं कि एक तो ये खालिस्तानी समर्थक है, मतलब एक अलग देश की मांग करते हैं। ये पंजाब के जो लोग हैं उसमें उन लोगों को ये लीड करता है जो एक अलग देश की मांग करते हैं कि हमें अलग कर दो, खालिस्तान बनाना है हमें, ठीक है। इंदिरा गांधी के काल में जो दंगे हुए थे, तो बाद में इंदिरा गांधी हत्या भी हो गई थी उसी दौरान, वो वाला खालिस्तान है ये। अब ये मांग थोड़ी ज़्यादा उठने लग गई, तो खालिस्तानी समर्थक है। और सबसे बड़ी बात है जेल में है, और उससे भी बड़ी बात है कि इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा है 2024 का, और ये पंजाब से सांसद बन गए हैं, जीत गए हैं ये। इनको बकायदा शपथ दिलाने के लिए जेल से लाया गया, समझे ना बात को। अब इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपके सामने आ गई है। यदि आप आज का लेक्चर ढंग से पढ़ोगे तो कथन सत्य असत्य में किसी भी प्रकार का आ जाए, आप वो क्वेश्चन कर सकते हो सकता है कि अमृतपाल सिंह पर सीधा क्वेश्चन ना आए, समझे ना बात को, कथन सत्य असत्य में आ जाए। एक आप समझ गए कि जब तक किसी को अपराधी घोषित नहीं किया जाता तब तक वह मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है, या उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है, वो त्याग पत्र दे तो दे, ना दे तो ना दे, मर्जी पे डिपेंड करता है ये उसके। दूसरा, कोई भी व्यक्ति जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़ सकता है, बताइए, जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़ सकता है। आप सोचिए, आपके सामने एग्जाम्पल है,
और एक स्टूडेंट यदि उस पर एक छोटी सी भी एफआईआर हो गई, छोटी सी भी एफआईआर होगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकता हो। आप बताइए कितना भेदभाव है ये। इसको बदलना जरूरी है, ये चीजें बदलनी जरूरी है। और वैसे भी आपको बताता हूं कि हमारी संसद में अपराधियों का जमावड़ा है। समय समय पर आप देख लीजिए, आंकड़े आते हैं 50%, 60%, 40%, इसके आसपास आंकड़े आते रहते हैं। और फिर हमारे सामने तो प्रूफ दिख रहा है और जीत भी गया। अब आप सोचिए, लोगों की भावनाएं भी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो इसमें लिख दीजिए, यह खालिस्तानी समर्थक है, यह खालिस्तानी समर्थक है जिसने पंजाब से जेल में रहते हुए, पंजाब से जेल में रहते हुए लोकसभा का चुनाव जीता। ठीक है, अमृतपाल सिंह, नाम पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक जो हमारे सामने एक न्यूज आई है, मुस्लिम दंपति थे, ठीक है, मुस्लिम दंपति थे, तो उनका तलाक हो गया। उनका तलाक हो गया तो मामला गया कोर्ट में, मामला कोर्ट में गया। पहले वो जो फैमिली कोर्ट होती है उसके अंदर गया, तो उसने कहा कि मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देना होगा। ठीक है, तो जो वो मुस्लिम पुरुष था वो हाई कोर्ट चला गया। ठीक है, हाई कोर्ट ने कहा कि आपको गुजारा भत्ता देना होगा, बस आप ऐसे कर सकते हो कि 20,000 की जगह 10,000 दे दो। इसने थोड़ी सी रिलीफ दी उसको, भाई 20 नहीं दे सकते तो 10 दे दो, भाई आपकी इनकम कम है तो 10 दे दो, लेकिन गुजारा भत्ता तो देना पड़ेगा। लेकिन ये 10 देने को भी तैयार नहीं हुआ, तो ये सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब ये टॉप मोस्ट है, इसका डिसीजन एक तरीके से कानून होता है। अब इसने जो डिसीजन दिया है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहां सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आपको गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, इसने कहा। अब यहां इन्होंने क्या है, मुसलमानों का क्या एक पर्सनल लॉ है, उसकी दुहाई दी। तो सुप्रीम कोर्ट कहता नहीं, ये पर्सनल लॉ का मामला ही नहीं है, ये मामला है संविधान में समानता का। ध्यान से सुनना मेरी बात को। सुप्रीम कोर्ट ने व्यंग्यात्मक रूप में उसको कहा कि आप इसको जो गुजारा भत्ता दे रहे हो ना, ये दान नहीं है, ये दान नहीं है, ये उस महिला का मूल अधिकार है। ये बताने जा रहा हूं मैं आपको, मेरा पॉइंट ये था। इस कहानी के माध्यम से आपके दिमाग में बैठ गया कि आप जो अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देते हो, ये कोई एहसान नहीं करते कि मैं इसको पाल रहा हूं, नहीं, ये उस महिला का फंडामेंटल राइट्स है, आपको देना ही पड़ेगा। तो यहां पर हमारे सामने एक नई बात आई है कि जो गुजारा भत्ता देना होता है ये फंडामेंटल राइट्स है। समझे ना बात को? जैसे मैंने आपको जब ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूं तो एक लेक्चर के दौरान बताता हूं कि नींद लेना भी एक मूल अधिकार है, समझे ना? वैसे महिला को गुजारा भत्ता देना, विवाहित महिला को, भाई गुजारा भत्ता तो विवाहित को ही देना पड़ेगा, तो वो उसका मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, ये मूल बात है। तो एक स्टार डाल के लिख दीजिए, लिखिए, सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश, नया आदेश, विवाहित मुस्लिम महिला, विवाहित मुस्लिम महिला, विवाहित मुस्लिम महिला
विवाहित मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देना मूल अधिकार के तहत आता है। मूल अधिकार के तहत आता है। चले आइए, अब जो आपको बताने जा रहा हूं, लिखिए। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति, ये वैसे बताया हुआ है और मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको लिखवाया था, ये पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। याद कीजिए, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका क्या हो गया था? निधन। आज की क्लास पहले ही बताया था, आज भी बता रहा हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब ये भूल गए तो नंबर गए, ध्यान रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बता भी दूंगा क्यों। लिखिए, इनका मई 2024 में मई 2024 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। निधन हो गया था। कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, एरो डाल के लिखना, मोहम्मद मोखबर। मोहम्मद मोखबर। मोखबर, ठीक है। चलिए, अब यहां ईरान में चुनाव हुए, ठीक है, ईरान में चुनाव हुए तो एक पार्टी के जो नेता हैं वो जीत गए हैं। उम्मीद है कि वो 30 जुलाई 2024 को शपथ ले लेंगे, पूरी उम्मीद ही है। कोई येन केन 0.1% इधर उधर हो जाए तो कुछ नहीं कह सकते। अभी जो राष्ट्रपति का नाम आ रहा है वो मोहम्मद मोखबर, लेकिन कार्यवाहक। लेकिन 30 जुलाई को जो बनेंगे उनका नाम लिख दीजिए नए राष्ट्रपति। आप चाहे नए राष्ट्रपति में डाल दीजिए, चेंजेस नहीं होंगे वैसे, लेकिन अब 30 जुलाई तो 30 जुलाई है। लिख दीजिए, ये है मसूद पेजेस्कियन। मसूद पेजेस्कियन। मसूद पेजेस्कियन, ठीक है, इसको लगा दीजिए। उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, उससे भी ज्यादा, बार बार कह रहा हूं आपको, उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे पूछेगा ईरान के नए राष्ट्रपति कौन है, जब तक आपके पेपर होंगे ये आ जाएगा, मसूद पेजेस्कियन, ठीक है ना। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ईरान एक कट्टरवादी राष्ट्र है।
कट्टरवादी, वहां महिलाओं पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध होते हैं, हिजाब पहनना, इतनी पढ़ सकते हो, एक्सेट्रा, आप समझ गए होंगे सारी चीजें। महिलाओं को बहुत जाब्ते में रखा जाता है उधर, और पुरानी परंपराओं पे चलते हैं। पुरानी परंपरा है, ऐसे थोड़ी होता है। गांव में तो अरे घूंघट तो निकालना ही पड़ेगा, अरे नहीं नहीं भाई, हो ही नहीं सकता, मेरे जीते जी तो होने नहीं दूंगा। इसे कट्टरवादिता बोलते हैं, समझे ना, इसे कट्टरवादिता। तो कट्टरवादिता है। ये जब आए तो इन्होंने कहा कि मैं कट्टरवादिता को खत्म करूंगा, मैं सुधार करूंगा। एक होता है कट्टरवादिता, एक होती है सुधार। मैंने दो विचार बताए थे आपको थोड़े टाइम पहले, ठीक है ना। तो आप उन पार्टियों के संबंध में देख सकते हो, दक्षिणपंथी थोड़े कट्टर किस्म के होते हैं, ठीक है ना। अब वो कौन कौन सी पार्टियां आती है आप देख सकते हो, वो मैंने बताया भी था आपको। जैसे ब्रिटेन में उदारवादी आ गए, ठीक है ना, वामपंथी, जिसको मैंने कहा था सुधारवादी। इन्होंने कहा मैं सुधार करूंगा, और ये जीत गए। और इन्होंने खुलकर कहा था कि मैं सुधार करूंगा, और ये जीत गए, ठीक है। अब आप इसको इस रूप में देखना, जब मैंने ऑडिटोरियल पढ़ा तब की बात कर रहा हूं मैं। वर्तमान में आप ब्रिटेन में चुनाव देखिए, कौन जीत रहा है? उदारवादी, सुधारवादी, चूंकि डेवलप, जैसे लेबर पार्टी आ गई, तो वो जो कट्टरवादिता की दूसरी आ गई। मैं समझने का प्रयास करना, परंपराओं वगैरह पर जो पार्टी चलती थी वो नहीं आई, ठीक है। फ्रांस पढ़ रहे होंगे आप, हालांकि पूरा रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन फ्रांस में भी आप देख रहे हो कि जो वामपंथी है वो जीत रहे हैं, पहले नंबर पर है ये। वामपंथी कौन होते हैं? उदार किस्म के, सुधारवादी, ठीक है ना। जैसे वर्तमान में आप भारत के संबंध में देखो तो कांग्रेस को उस संबंध में देख सकते हो, वो आ रहे हैं, ठीक है। फिर इंडिया पे आ जाओ। इंडिया में ठीक है गठबंधन बन गया, लेकिन जो चुनाव परिणाम है क्या आपको इन जैसा नहीं बताता? बताइए। जो पार्टी परंपराओं पर आधारित है, दक्षिणपंथी विचारधारा जिसकी है, क्या भारतीयों ने उसको नकारने का एक कदम नहीं उठाया लोकसभा चुनाव 2024 के तहत? वो है ना ये सारा। ठीक है, गवर्नमेंट तीसरी बार आ गई है, बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है, लेकिन जो पिछले 2 टर्म में आई थी, उस टर्म की बजाय इस बार आपको ऐसा नहीं लगता कि जो लोग हैं थोड़ा चेंजेस चाहते हैं, कट्टरवादिता से दूर हो रहे हैं ना, उन्हें परंपराओं की बजाय सुधार चाहिए? क्या आपको नहीं लगता? वो है ना। ये यहां भी देखने को मिला, ईरान के अंदर, ये यहां भी देखने को मिला, ये यहां भी देखने को मिल जाएगा आने वाले समय में। जब रिजल्ट आएगा तब हम इसकी भी बात कर लेंगे। ये चीजें हैं सारी, समझे। इसकी शुरुआत अमेरिका में चुनावों से हो गई थी, जब जो बाइडेन बने थे, वहां से हो गई थी इसकी, ठीक। इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट बताया, आपको ध्यान रखना। चलिए जी, ठीक।